हाय एवरीवन, दिस इज़ मरियम सैयद एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में बहुत सुना होगा। बिजनेस लॉ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, बीकॉम में है, चाहे आप या बीबीए परस्यू कर रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं, आपने कॉमर्स की फील्ड में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड तो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लॉ का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चलिए हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एन सिंगल मिनट। अगर मैं बात करूं इसके टेबल ऑफ कंटेंट की, तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंडिया में कैसे आया, कब आया, एसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज़, और कुछ रीसेंट डेवलपमेंट और कंक्लूजन जो इंडिया में उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हुए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडिया। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ये एक्ट 1872 में हमें मिला था। हिस्टोरिकल कंटेंट, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी और की डेफिनेशंस मैच की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्टेड हुआ था 1872 में और ये इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड था, ताकि गवर्न करा जाए कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडिया में। अब इंडिया में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे बिटवीन टू पर्सन, लेकिन उनका बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका कोई भी लीगल रिकॉर्ड नहीं था और लीगली एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। तो उस एप्लीकेबिलिटी को लाने के लिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। तो और ये किस पे बेस्ड था? इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड था। ये प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसके स्कोप और एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका स्कोप होल ऑफ इंडिया में है, यानी कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर है। ये एक्ट अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया में, डिटरमाइन करता है रूल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स के, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एग्रीमेंट्स, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स एंड मैनी मोर थिंग्स एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सारी चीज़ें इसमें आती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं। तो फोकस करिए कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है? अब एग्रीमेंट वो हर प्रॉमिस है जो कि सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। किसी भी दो पर्सन के बीच में अगर कोई प्रॉमिस हो रहा है किसी चीज़ का कंसिडरेशन के लिए, तो वो प्रॉमिस बन जाता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। ऐसा प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाता है। और अब ये प्रॉमिस क्या होता है? तो डिक्लेयरिंग इंटेंशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक डिक्लेयरिंग इंटेंशन हो जाता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं या हम ये नहीं कर सकते हैं। वी आर प्रॉमिस टू डू समथिंग और नॉट। ओके, सो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस, अगर दो पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं किसी कंसिडरेशन के साथ तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट क्या है? अगर दो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं एक साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा एग्रीमेंट, आपको सब पता चल गया कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट एक कंडीशन उसकी होती है कि वो लीगली लॉ से इन्फोर्सेबल होना चाहिए, यानी लीगल होना चाहिए। ओके, सो अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो हर वो एग्रीमेंट जो फुलफिल करता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स सेट आउट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा है, देयर बाय मेकिंग इट लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझे मेरी बात? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो लैक्स करता है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी को, उसके इंसेप्शन से लेके कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक इम्पॉसिबिलिटी, इलीगलिटी या फिर लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, लाइक 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पार्टी इन्वॉल्व है और लीगली कंसिडरेशन नहीं हो पा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है ही नहीं, तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो कि लीगल नहीं होता है। इसमें लीगल होना चाहिए, इसमें नहीं होता है लीगल। ओके, अब हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। हमें समझ में आ गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमें समझ में आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ये वॉइडेबल क्या है? वॉइडेबल की अगर मैं बात करूं
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ईदर अफर्म्ड हो या फिर रिजेक्ट हो गए हो बाय वन पार्टी कोएर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। कोई धोखाधड़ी का केस है, किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने मिसरिप्रेजेंट, सो उस केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल बन जाता है, या तो अफर्म्ड हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है बाय वन ऑफ द हम बात करते हैं डिटेल में। एक में हमने बात करी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, और हमने बात करी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट वैलिड ऑफर एंड कम्युनिकेशन एंड ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्टेंस की, तो एक क्लियर और अनक्वालिफाइड एसेंट जो ऑफर करता है कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऐसा एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक क्लियर और अनक्वालिफाइड एसेंट जो ऑफर कर रहा हो एक कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली, मतलब एक अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हो। एक्सेप्टेंस टर्न एन ऑफर इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट इफ अप्रोप्रिएटली कन्वेड एंड अंडरस्टूड। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक्सेप्टेंस ऑफर बन जाता है तब अगर एग्रीमेंट जो है वो अच्छे से अप्रोप्रिएटली कन्वेड है, अच्छे से समझा गया है और अच्छे से बताया गया है, तो वो क्या हो जाता है, एक ऑफर में बदल जाता है। लेकिन एक्सेप्टेंस क्या होता है, बेसिकली एक क्लियर और अनक्वालिफाइड एसेंट जिसमें कोई भी लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी अपनी बात उसमें नहीं कही गई है, कोई भी कुछ छुपाया नहीं गया है, सब कुछ क्लियर एंड कट है एंड यू कैन सी। सो अब हम बात करते हैं वैलिड ऑफर की। तो वैलिड ऑफर एक ऑफर जो भी क्लियर, डिफाइन, कंप्लीट, कम्युनिकेटेड है, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टेन टर्म्स। तो ये हो जाता है एक वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर कब होगा, जब एक पार्टी करेगी वैलिड ऑफर और वो ऑफर क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट, कंप्लीट और कम्युनिकेटेड, अच्छे से कन्वेड होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ऑफर बनता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस इफेक्टिव होते हैं तभी जब कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई हो। आपको मैंने अभी बताया, अंडरस्टैंडिंग व्हेन, वेयर एंड हाउ दीज कम्युनिकेशंस अकर इज क्रूशियल, इज क्रिटिकल फॉर कंफर्मिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मेशन। तो अंडरस्टैंड करना कैसे, कब, कहाँ, ऐसी कम्युनिकेशंस को ज़रूरी हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन करने में। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में ये सारी चीज़ें जानने का बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों तभी होंगे जब अच्छे से क्या हुआ होगा, अच्छे से कन्वेड हुआ होगा, अच्छे से उनके बीच में बातचीत हुई होगी, कुछ भी छुपा नहीं होगा, सब कुछ कंप्लीट, क्लियर एंड डेफिनाइट ओपन होगा सब कुछ। तो तभी ऑफर होगा एक पार्टी के उससे और एक पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी।